ये हमारा बेसिक आइडिया था फंक्शन का। और इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि x से y का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस y से x का होगा। अब यहां पे इस डेफिनेशन में मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स दिया है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए यूनिक लिमिट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का सेकंड चैप्टर न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस एंड सीरीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है सेट ए और एक सेट हमारे पास है सेट बी। और मान लो f एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ऐसे। अब मान लो सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 4 9 16। अब यहां पे इस वाले सेट को कहा जाता है डोमेन सेट। ये फंक्शन की डोमेन होती है और इस वाले सेट को कहा जाता है कोडोमेन। अब अगर यहां पे हम 1 की इमेज देखें तो हम यहां पे क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे डोमेन का एलिमेंट और हमें आगे 1 का स्क्वायर यानी 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 1 की इमेज हमारी 1 होगी। इसी तरह से 2 की इमेज हमें 4 मिल जाएगी और 3 की इमेज हमें 9 मिल जाएगी। अब यहाँ पे इमेजेस का जो सेट बना, इमेजेस हमारे पास है 1 4 और 9। इसका अगर मैं सेट बनाऊं 1 4 9, इस वाले सेट को कहा जाता है रेंज सेट। ये हमारी रेंज होती है फंक्शन की। तो रेंज सेट हमें ये मिल गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो एलिमेंट x है ये बिलोंग करता है डोमेन सेट को और आगे जो हमें एलिमेंट मिलता है एक्स स्क्वेयर वो हमारा रेंज सेट का एलिमेंट होता है जो कि कोडोमेन के अंदर ही आता है। ये हमारा बेसिक आइडिया था फंक्शन का। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रियल सीक्वेंसेस की। रियल सीक्वेंस क्या होती है? रियल सीक्वेंस भी एक फंक्शन होता है। रियल सीक्वेंस ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और इसकी रेंज में हमें रियल नंबर्स मिलते हैं और सीक्वेंसेस को डिनोट किया जाता है इन तरीकों के साथ। अब सीक्वेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास सीक्वेंस है एक्स एन इक्वल टू 1/n। यहाँ पे जो n है वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, क्योंकि सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। इसीलिए यहाँ पे हम n को सबसे पहले पुट करेंगे 1, तो वहां से हमें 1/1 यानी 1 मिलेगा। फिर हम 2 पुट करेंगे तो हमें 1/2 मिल जाएगा। 3 पुट करने पे हमें 1/3 मिलेगा। सो ऑन, ऐसे हमें सीक्वेंस की टर्म्स मिलेगी। और यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो सीक्वेंस है वो एक अरेंजमेंट होती है रियल नंबर्स की। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इस चैप्टर में आप रियल सीक्वेंसेस नहीं पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे सीक्वेंसेस इन मीट्रिक स्पेस। तो सीक्वेंसेस इन मीट्रिक स्पेस को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीट्रिक स्पेस क्या होता है। तो इसीलिए हम पहले देखेंगे कि मीट्रिक स्पेस क्या होता है। मान लो आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है x और एक फंक्शन d हम डिफाइन करेंगे x क्रॉस x से लेकर r में। अब यहां पे जो x क्रॉस x है ये आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होता है। जैसे मान लो मैं a क्रॉस b ले लेता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट, और इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो देखने में ऑर्डर पेयर टाइप के होते हैं। इस टाइप के देखने में होते हैं जहां पे ये जो पहला एलिमेंट x है ये बिलोंग करता है सेट a को और ये जो दूसरा एलिमेंट y है वो बिलोंग करता है सेट b को। यानी मीट्रिक स्पेस में जो फंक्शन है उसमें डोमेन सेट के एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे। अब मान लो कि ये जो फंक्शन d है वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है d ऑफ x y ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी डोमेन सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे x y इस टाइप के, उनकी इमेज 0 या 0 से बड़ी होगी। यहां पे जो फंक्शन d है इसे डिस्टेंस फंक्शन भी कहा जाता है। और इसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि d ऑफ x y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। यानी x से y का डिस्टेंस अगर 0 है तो ये तभी 0 हो सकता है अगर x y के बराबर हो।
अब यहां पे ये इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो दोनों तरफ जाएगा। इसका मतलब अगर x y के बराबर हो तब भी ये जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। और इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि x से y का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस y से x का होगा। ये सिमिट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x, y जो ऑर्डर पेयर होगा, इसकी जो इमेज होगी वही इमेज y, x की होगी। अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि d ऑफ x, y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि मान लो हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, ये x पॉइंट है, ये यहां पे z पॉइंट है और ये यहां पे y पॉइंट है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि x से y का जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा x से z का डिस्टेंस प्लस z से y के डिस्टेंस से। ये चार प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स स्पेस की। और जब हम सेट x को इस मीट्रिक फंक्शन d के साथ ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसे कहा जाता है मीट्रिक स्पेस, जिसमें ये जो d फंक्शन है वो इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब आगे चलते हैं। अब हम सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करेंगे। मान लो xd हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है, ये हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है और एक फंक्शन हम यहां पे डिफाइन करेंगे n से लेकर x में। हमने अभी रियल सीक्वेंस पढ़ी थी जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और को डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती थी। लेकिन सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस में डोमेन तो हमारी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही रहेगी, लेकिन जो हमारी रेंज होगी वो हमें x के अंदर मिलेगी। यानी रेंज ऑफ f यहां पे सबसेट होगा x का। अब मैं आगे चलता हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस की, और उसमें भी पहले हम करेंगे बाउंडेड एबव सीक्वेंस। मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी हो xn, अगर इस सीक्वेंस के लिए वहां पे एग्जिस्ट करता हो कोई रियल नंबर m सच दैट कि इस सीक्वेंस xn की जितनी भी टर्म होगी वो सारी की सारी टर्म लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए m से। सारी की सारी टर्म का मतलब है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर xn जो है वो लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए। अगर ऐसा m आपको मिल जाता है तब हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड एबव सीक्वेंस होगी और इस m को कहा जाता है अपर बाउंड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक सीक्वेंस दे रखी है 1/n। अगर इसकी मैं टर्म्स लिखूं तो पहले n को हम 1 रखेंगे, तो यहां से हमें 1 मिलेगा, आगे हमें 1/2 मिलेगा, फिर 1/3 मिलेगा, सो ऑन। अब यहां पे अगर इस सीक्वेंस की टर्म्स आप देखोगे तो सारी की सारी टर्म xn वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी, 1 या 1 से छोटी। तो यहां पे जो ये 1 है वो बेसिकली m है, यानी अपर बाउंड है, और ऐसी सीक्वेंस को हम कहेंगे बाउंडेड एबव सीक्वेंस। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस है xn, अगर इसके लिए वहां पे एग्जिस्ट होता है स्मॉल m बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट कि जो xn है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तब हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो होगी। यानी सीक्वेंस xn के लिए ऐसा रियल नंबर m मिलना चाहिए कि सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी m के इक्वल या इससे बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लें xn इक्वल टू n के इक्वल, इसकी अगर हम टर्म्स लिखें, क्योंकि n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को तो इसलिए n को हम पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, सो ऑन, ऐसे हमें इसकी टर्म्स मिलती जाएगी। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जितनी भी टर्म इसकी होगी xn वो सारी की सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ पे ये जो 1 है वो बेसिकली हमारा स्मॉल m होगा, ये हमारा लोअर बाउंड होगा, और ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस को। मान लो कोई सीक्वेंस xn हमारे पास है और ये जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्ज करती है किसी लिमिट पॉइंट x को, और ये जो लिमिट पॉइंट है वो रियल नंबर से आएगा, क्योंकि हम कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं।
तो अगर ये सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करती है तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये कहती है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहां पे इस डेफिनेशन में मॉड ऑफ xn माइनस x दिया है। मॉड ऑफ a माइनस b जो होता है वो डिनोट करता है a से b तक के डिस्टेंस को। जैसे मान लो हमारे पास मॉड ऑफ 5 माइनस 2 है, इसकी वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी, और ये जो 3 होगा वो 2 से 5 तक का डिस्टेंस होगा, यानी वो गैप होगा। तो यहां पे इस डेफिनेशन में xn से x तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लो यहां पे हमारे पास पॉइंट है x, और मान लो यहां पे हमारा x1 है फर्स्ट टर्म, और यहां पे सीक्वेंस की सेकंड टर्म x2 है, और यहां पे मान लो x3 है, सो ऑन इस तरह से आगे टर्म चलती जाएगी, और मान लो बीच में यहां कहीं हमें xm मिल जाएगा, सो ऑन। अब यहां पे जो xn है वो x1 x2 x3 सो ऑन इनकी हेल्प से आगे बढ़ रहा है, और xn जो है वो बेसिकली अप्रोच करना चाहता है इस x को। अब मान लो जैसे कोई डेस्टिनेशन यहां पे हमारे पास है B, और कोई पर्सन A है, और ये पर्सन A इस डेस्टिनेशन B को अप्रोच कर रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो पर्सन A है वो डेस्टिनेशन B की तरफ जा रहा है, अगर A का जो डिस्टेंस है वो B के साथ लगातार कम हो रहा हो। यानी पहले मान लो इतना डिस्टेंस था, और उसके बाद डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद और कम हो गया, तब हम कह सकते हैं कि A जो है वो B को अप्रोच कर रहा है। सेम चीज यहां पे भी होगी कि xn x को कब अप्रोच करेगा, अगर xn का x से डिस्टेंस लगातार कम होता जाएगा। तो यहां पे अगर मान लो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपका एप्सिलॉन है, तो इस एप्सिलॉन के लिए हमें यहां पे एक ऐसा m मिल गया कि इस m के बाद मैं कोई भी n लूंगा, क्योंकि सफिक्स में हमें n रखना है, बेसिकली यहां पे xn होता है, तो सफिक्स में हमें यहां पे n की वैल्यू रखनी होती है। तो इस m के बाद n की जगह पे मैं कोई भी नेचुरल नंबर रखूंगा, तो xn का x से जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। जैसे मान लो आगे वाला कोई नेचुरल नंबर रख दिया x ऑफ m प्लस 1, तो डिस्टेंस आपका xn का x से ये वाला आया, तो एप्सिलॉन से कम आ गया। इसके बाद वाला कोई नेचुरल नंबर रखा तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन कह रही है कि एक ऐसा m एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि हमें यहां पे मिला, जिसके बाद का मतलब है n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी m के बाद वाले नंबर के लिए ये जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बेसिकली एप्सिलॉन और m की गेम है। आप अगर कोई भी एप्सिलॉन मुझे दोगे तो मैं ऐसा m ढूंढ के निकालूंगा कि जिस m के बाद मैं अगर n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखूं तो xn का x के साथ जो डिस्टेंस होगा वो उस एप्सिलॉन से कम होगा। तो ये हमारी थी डेफिनेशन, एक बार इसे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, गिवन का मतलब है कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आप दो, उसके लिए अगर एग्जिस्ट करता है कोई नेचुरल नंबर m सच दैट कि xn का x से जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, यानी m के बाद वाले जितने भी n होंगे उनके लिए ये जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा m आपको मिल गया हर एप्सिलॉन के लिए तो आप बोलेंगे कि जो xn है वो कन्वर्ज करता है x को। तो ये थी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस। अब मैं आगे चलता हूं। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस। पहले हमने कन्वर्जेंस रियल सीक्वेंस के लिए डिस्कस की, अब हम कन्वर्जेंस पढ़ेंगे मीट्रिक स्पेस में। मान लो एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है। मीट्रिक स्पेस का मतलब एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा और डी कोई मीट्रिक फंक्शन होगा। मीट्रिक फंक्शन का मतलब ये फंक्शन उन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा,
और मान लो xn कोई सीक्वेंस है मीट्रिक स्पेस में और ये कन्वर्ज कर रही है लिमिट पॉइंट x को, और इस बार जो लिमिट पॉइंट x है वो बिलोंग करेगा सेट x को। रियल सीक्वेंस की कन्वर्जेंस में हमने देखा था जो लिमिट पॉइंट होता था वो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता था, लेकिन इस बार लिमिट पॉइंट x से आएगा। और ये जो सीक्वेंस xn को कन्वर्ज कर रही है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन रियल सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की तरह ही है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट d ऑफ xn कॉमा x। यहां पे डिस्टेंस हमने ऐसे डिफाइन किया, रियल सीक्वेंस में हम डिस्टेंस को डिफाइन करते थे मॉड ऑफ xn माइनस x से। अब क्योंकि हम मेट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे d ऑफ xn कॉमा x से। ये जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। इसका मतलब होगा कि जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्ज करती है x को, यानी ये जो डेफिनेशन है वो इंप्लाई करेगी कि जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्ज करती है x को। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी xn इक्वल टू x। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अब हम आगे चलेंगे थ्योरम पे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए यूनिक लिमिट, यानी अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो यूनिक लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सीक्वेंस xn हमारे पास है जो कि कन्वर्जेंट है और ये दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, ऐसा नहीं होगा। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ। अब यहां से आगे जितनी भी हम सीक्वेंसेस पढ़ेंगे वो हम मेट्रिक स्पेस में पढ़ेंगे, और यहां पे हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस चाहिए, तो लेट xn बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस xd। मान लो xn कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मेट्रिक स्पेस xd में। अब हमें क्योंकि लिमिट पॉइंट को यूनिक प्रूव करना है, और यूनिक प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट है और बाद में उनकी वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो हम वहां से कहते हैं कि लिमिट पॉइंट यूनिक होगा। तो यहां पे हम दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट मानेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम यहां पे मानेंगे कि xn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है लिमिट पॉइंट x को, और साथ में xn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है लिमिट पॉइंट x डैश को भी। और यहां से हमें क्या मिलेगा, जब भी हमें आगे इस चैप्टर में ऐसी कोई सीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्ज करेगी किसी लिमिट पॉइंट को, तो वहां पे हम डेफिनेशन लगाएंगे। तो यहां से आगे हम डेफिनेशन लगाएंगे, और डेफिनेशन क्या कहती थी कि फॉर गिवन, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वहां पे एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर m। लेकिन यहां पे क्योंकि दो लिमिट पॉइंट है तो दो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, और मान लो पहले के लिए हमने m1 ले लिया और दूसरे के लिए m2, और ये हमारे नेचुरल नंबर रहेंगे। सच दैट होगा क्या, इसके लिए हमें क्या मिलेगा, डेफिनेशन कहती थी कि d ऑफ xn कॉमा x, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हमें मिलेगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 के लिए। और इसी के साथ सेकंड के लिए डेफिनेशन क्या बनेगी, d ऑफ xn कॉमा x डैश, इसकी वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन हमें मिलेगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 के लिए। अब ये जो एप्सिलॉन है ये आप अपनी मर्जी से लेते हैं, गिवन होता है एप्सिलॉन, तो यहां पे हम चाहें तो एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकते हैं, या एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे दो जगह डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ले लेंगे ताकि लास्ट में एप्सिलॉन हमारे पास आ जाए। अब आगे चलते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहले में जो डेफिनेशन लग रही है वो M1 के बाद लग रही है और सेकंड में M2 के बाद लग रही है। अब ये दोनों डिफरेंट पॉइंट हो गए। अब इनके लिए अगर हमें कॉमन पॉइंट लाना हो कोई, तो आप यहाँ पे देखेंगे, मान लो एक बार M1 जो है वो M2 से छोटा है और एक बार M2 जो है वो M1 से छोटा है। अब पहले में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन M1 के बाद लग रही है, यानी यहां से आगे डेफिनेशन लग रही है।
और सेकंड वाली डेफिनेशन M2 के बाद लग रही है, तो इनमें कॉमन पॉइंट यहां से आगे मिला, M2 से आगे। अगर नीचे आप देखेंगे तो ये वाली डेफिनेशन M2 के बाद लग रही है सेकंड वाली, और फर्स्ट वाली M1 के बाद लग रही है, और कॉमन यहां से आगे हमें मिला। तो डेफिनेशन के लिए कॉमन रीजन हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बाद मिल रहा है। तो इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि M जो है वो मैक्सिमम है M1 और M2 में, यानी यहां से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर डी ऑफ xn x इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्योंकि m हमने दोनों का कॉमन रीजन ले लिया मैक्सिमम पॉइंट, और डी ऑफ xn x डैश इसकी वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब आगे चलते हैं। नाउ मान लो हमें d ऑफ x डैश इसे सॉल्व करना है, तो यहां पे हम मीट्रिक स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज करेंगे। वो क्या कहती थी, मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं x, x डैश और यहां पे xn है, तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहती है कि x से x डैश का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है x से xn का डिस्टेंस प्लस xn से x डैश का डिस्टेंस, यानी इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी डी ऑफ x कॉमा एक्सएन प्लस डी ऑफ एक्सएन कॉमा एक्स डैश विच इज इक्वल टू, अब हमने मीट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी सिमिट्री वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई वो इक्वल होता है डी ऑफ वाई कॉमा एक्स के, यानी यहां से हमें वैल्यू मिलेगी डी ऑफ एक्सएन कॉमा एक्स प्लस डी ऑफ एक्सएन कॉमा एक्स डैश। अब इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो यहां से हमें मिल जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस इसकी वैल्यू भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो यहां से हमें मिलेगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दिस इंप्लाइज हमें यहां से मिला d ऑफ x कॉमा एक्स डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यहां से हमें एप्सिलॉन मिल जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये जो एप्साइलन है वो क्या होता है, एप्साइलन हम लेते हैं ग्रेटर देन जीरो, यानी एप्साइलन की वैल्यू जीरो से पहला जो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है वो भी हो सकती है, या जीरो से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर वो भी एप्साइलन की वैल्यू हो सकती है, और ये जो डिस्टेंस है वो एप्साइलन से छोटा मिलना चाहिए, और डिस्टेंस हम जानते हैं कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब क्योंकि एप्साइलन की वैल्यू सारे पॉजिटिव नंबर हो सकती है, और उनसे छोटा नंबर जो नेगेटिव नहीं है वो हमें कौन मिलेगा, वो होता है जीरो। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर टी ऑफ एक्स कॉमा एक्स डैश इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी जीरो। और यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां पे हम यूज करेंगे मीट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इसकी वैल्यू अगर जीरो हो, तो यहां से ये तभी जीरो हो सकती है अगर एक्स आपका वाई के इक्वल हो। तो ये वाला डिस्टेंस अगर आपका जीरो है तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू एक्स डैश। और ये हमने दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट लिए थे लेकिन दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये होगा कि जो लिमिट पॉइंट होगा वो हमेशा यूनिक होगा। तो ये आपका थ्योरम का प्रूफ था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है यूनिक लिमिट पॉइंट को। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।